नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं कवीन सचान। आज बात एक और बहुत ही अहम मुद्दे की। मुद्दा ऐसा है जिससे देश का तकरीबन हर दूसरा परिवार जुड़ा हुआ है। अगर आप बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये मुद्दा आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार ने नई शिक्षा नीति जो लागू की है उसमें अब एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से 3 भाषा नीति का फॉर्मूला लागू किया जा रहा है। ये फॉर्मूला देश भर में लागू किया जा रहा है और अलग अलग बोर्ड इसे लागू करेंगे। सीबीएसई बोर्ड ने इसे लागू करने की अनिवार्यता जो है उसका सर्कुलर भी जारी कर दिया है। तो ये 3 भाषा फॉर्मूला क्या है और किस क्लास से शुरू होगा और क्या इससे बदलाव की सरकार उम्मीद करती है, लेकिन असल हकीकत क्या है स्कूली शिक्षा की, और वहां पर ये जो त्रिभाषीय फॉर्मूला है ये वाकई काम कर पाएगा या फिर हवा हवाई बातें हैं, यही समझेंगे आज अपने खास कार्यक्रम में। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ उर्मिलेश जी हमेशा की तरह मौजूद हैं। उर्मिलेश जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ प्रोफेसर अनीता रामपाल जी हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ मित्र रंजन साहब हैं जो भी इस एजुकेशन के सेक्टर से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। शुरुआत मैम मैं आपसे करना चाहूंगा कि सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू कर दी, सीबीएसई ने सर्कुलर भी जारी कर दिया कि 1 जुलाई 2026 से 3 भाषा का फॉर्मूला लागू हो रहा है। 6ठी क्लास से शुरुआत होगी, जहां पर R1, R2 और R3 नाम दिया गया है, यानी कि रीजनल लैंग्वेज 1, 2 और 3। क्लास 9th में जाकर बच्चा जो है वो थर्ड जो लैंग्वेज होगी उसका एग्जाम का जो मार्क्स होगा वो पेपर में उसके फाइनल एग्जाम के मार्क्स में ऐड नहीं किए जाएंगे। सिर्फ इतनी छूट दी गई है फिलहाल जो सर्कुलर जारी किया गया है। मेरा पहला सवाल यह है कि सरकार की आखिर मंशा क्या है, और ये मंशा जब हम इस देश को देखते हैं जहां पर हर प्रांत में एक अलग भाषा है, अलग बोली बोली जा रही है, उसके लिहाज से सटीक लग रही है, अच्छी है ये पहल, या फिर इसका मकसद ही कहीं दोहराव है, कहीं दूसरी तरफ जाता है? अनम्यूट कर लीजिए। मैं माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। जी, ये जैसे कि सुनने में आ रहा है कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, तो ऐसा भ्रम होता है कि शायद जिस तरह से पहले 1960s में जो 70s में जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला बना था शायद उसी की कुछ प्रेरणा है, पर ये बिल्कुल वैसी नहीं है। और ये इसलिए भ्रम है क्योंकि अब पहली बार हमारे देश में इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज माना जा रहा है। अभी तक ऐसा नहीं था। हमारी शिक्षा में हम अलग भाषाओं का अगर जिक्र करते थे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस, आपको मालूम है कि इंग्लिश के साथ हिंदी का क्या रोल था और किस तरह से हमारे गजेट में अलग अलग भाषाएं हैं। पर शिक्षा में जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला था वो केवल ये कहता था तब, और कोठारी कमीशन के आने के बाद 60s में ये कहा जा रहा था कि अगर 3 लैंग्वेजेस इस्तेमाल करनी, और ये ज्यादातर एक राष्ट्रीय एकीकरण, राष्ट्रीय समरसता को बढ़ाना, इस तरह का एक प्रयास था। इसमें भाषा सीखने का पुट बहुत कम था। हम बार बार ये कहते हैं कि भाषा बच्चे कैसे सीखते हैं, वो इसमें समझ नहीं आ रही थी। उस टाइम नेशनल इंटीग्रेशन एक हमारा फोकस था। इसलिए कहा कि जो दक्षिण भारतीय राज्य हैं वो 3 लैंग्वेजेस अगर लेंगे तो एक अपने राज्य की भाषा, एक अंग्रेजी और एक हिंदी। मगर जो हिंदी भाषी राज्य हैं जो कहा जाता था वो एक दक्षिण भारत की भाषा लें, तभी वो इंटीग्रेशन हो पाएगा। और इसलिए ये विवाद चलता रहा और आज भी हम देखते हैं कि किसी भी हिंदी भाषी राज्य ने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को नहीं इम्प्लीमेंट किया जिस तरह वो जो उसका मकसद था कि भाई अगर दक्षिण भारतीय भी हिंदी सीख रहे हैं तो उत्तर भारत के या अन्य हिंदी भाषी राज्य भी एक दक्षिण भारत की भाषा सीखें। तो ये तो इम्प्लीमेंट हुआ नहीं कभी। और हम जानते हैं कि दक्षिण भारत में जैसे तमिलनाडु है, उन्होंने तो इसका विरोध भी किया क्योंकि उनके लिए लगा कि जिस तरह की हिंदी थोपी जा रही है उन पे, वो हिंदी भी ना बोलचाल की भाषा है। तो हमें ये भी ध्यान देना है कि आज
अगर हम देखते हैं तो झारखंड में जबकि राज्य की भाषा हिंदी मानी जाती है, पर अधिकृत बच्चों की भाषा हिंदी नहीं है। तो इसलिए हमारे देश में भाषा क्या है बच्चे की और राज्य किस भाषा को मान रहा है, हमें उन दोनों में भी एक संबंध देखना है। अब पहली बार ये दिक्कत आई है कि ये इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज का दर्जा दिया जा रहा है। ये इसलिए भी दिक्कत है क्योंकि जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, अब कई स्कूल्स हैं जो इंग्लिश मीडियम है, तो वो तो इंग्लिश अगर वो R1 लेंगे, क्योंकि R1 कहा जा रहा है वो भाषा जिसमें आपकी ज्यादा सहूलियत है, एक सहजता है, आप उसको उसकी पढ़ाई में आपका जो इस्तेमाल हो रहा है वो आपको उसमें सहज लग रही है। तो फिर R2 और R3 उनको दो नेटिव इंडियन लैंग्वेजेस लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहले सवाल उठा था, क्योंकि ये 6ठी 7वीं 8वीं में जब आया, पुडुचेरी में ये सवाल उठा। पुडुचेरी में ऐतिहासिक रूप से फ्रेंच वहां की भाषा है, मतलब वहां की भाषा रही है, क्योंकि फ्रेंच कॉलोनी थी और तब से फ्रेंच स्कूल्स हैं काफी सारे जो फ्रेंच मीडियम में। तो पुडुचेरी को कह दिया गया कि नहीं, अब आप फ्रेंच नहीं सिखा सकते अगर आप अंग्रेजी भी सिखा रहे हैं तो इसलिए वहां पर काफी शोर मचा कि अब हम अलग से जो हमारी भाषा है, आसपास की जो बच्चे पढ़ते भी हैं और कई जगह बोली भी जाती है, हम वो नहीं पढ़ाएंगे, तो अब हम और क्या पढ़ाएं। और पुदुचेरी में ही जब मैं वहां गई थी तो वहां के जितने स्कूल थे, सरकारी स्कूल, उन्होंने कहा कि उनका अभी तक पुदुचेरी के एक क्षेत्र में केरला की टेक्स्ट बुक्स यूज करते हैं और एक क्षेत्र में तमिलनाडु की करते हैं, जैसे कि वहां की भाषा है। मगर अब उन सब को स्कूल्स को सीबीएसई में डाल दिया गया। तो मैं ये बता रही हूँ कि जो दो मंशा क्या है उसमें स्पष्ट होता है कि जब यूनियन टेरिटरी ने तय किया हम इनको सीबीएसई बना देंगे, तो सीबीएसई एक तो टीचर्स ने और इंग्लिश मीडियम, तो जब मैं वहां पहुंची तो इतनी परेशानी थी कि पिछले साल ही फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम होने वाला था सबके लिए अंग्रेजी में, और टीचर्स कह रहे थे कि हमको तो जबरदस्ती सीबीएसई में डाल दिया है। उन्होंने चिट्ठी लिखी मुझे, जो मैंने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को दी, कि हमसे झूठ बुलवाया जा रहा है। हम तो सीबीएसई के हमारे जो नॉर्म्स होते हैं, ना हमारे उतने बड़े प्लेग्राउंड है, ना उतनी बड़ी क्लासेस है जो कि एक सीबीएसई स्कूल को चाहिए होता है। आप हमसे झूठ बुलवाकर हमको सीबीएसई बना दिया है और अब हम पे थोप दिया है कि हम जो भाषाएं बच्चों को यूज कर रहे थे वो हम नहीं यूज कर सकते और इंग्लिश मीडियम बना दिया है। तो ऐसा नहीं है कि यूनियन टेरिटरी में भी इस सरकार की मंशा है कि बच्चे अपनी भाषा सीखें। अगर ऐसी मंशा होती तो पुदुचेरी में ये नहीं किया जाता कि उनको सबको एक साथ एक ही दम सीबीएसई में डाल दिया और इंग्लिश मीडियम बना दिया। तो हमें मंशा देखनी है। इसलिए दिल्ली में जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, अब वो कह रहे हैं कि एकदम हम पर ये आ गई है मजबूरी कि हमको अब 15 मई से आ गया है कि 1 जुलाई से हमें शुरू करना है, तो हमको अब हिंदी संस्कृत बस यही दो हमारे सामने रहेंगी, क्योंकि और हमारे न टीचर्स हैं न हमारे लिए वो विकल्प रहेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है मित्ररंजन साहब, क्योंकि जब मैं अलग अलग राज्यों की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर बहुत ये कि एक तो कंफ्यूजन अभी किस में है, R1 में क्या देना है, क्या ऑप्शन वहां पर रखने हैं, R2 में क्या ऑप्शन रखने हैं और R3 में क्या रखने हैं। R1 R2 तो एक तरीके से आपका कंपल्सरी रहना ही रहना है, और R3 9th क्लास 10th क्लास में भी होगी, हालांकि इसके बोर्ड में मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे। ये कंफ्यूजन की स्थिति क्यों है? जी देखिए, अभी अनीता मैम ने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है कि मंशा की बात की है उन्होंने, और निश्चित तौर पे जब हम एनईपी 2020 का ड्राफ्ट पढ़ते हैं तो उसमें और भी सिर्फ लैंग्वेज फार्मूला में ही नहीं, और भी कई जगहों पे ये भ्रम क्रिएट किया गया है कि जैसे कोठारी कमीशन की जो अनुशंसाएं थी, और वहां से लेकर के ऐसा लग रहा है कि 3 लैंग्वेज फार्मूला भी उसी डायरेक्शन में कहीं ना कहीं लाने की कोशिश की गई है या लाया गया है, लेकिन असलियत ये नहीं है। और ये जो बात है कि हमारे पास टीचर्स ही नहीं है, टीचर्स जो है वो रेगुलर नहीं है। रेगुलर टीचर्स की अगर बात करें तो अभी भी तकरीबन 8.5 लाख टीचर्स हमारे पास कम है
जो सैंक्शन पोस्ट है उसके अगेंस्ट में 8.5 लाख टीचर्स। और ये टीचर्स भी अभी नहीं, ये लंबे समय से, मेरे ख्याल से मतलब दशकों हो गए, और उसमें जो भर्तियां हो रही हैं वो इस बात के बावजूद कि आरटी एक्ट कहता है कि फुल फ्लेजेड और ट्रेन टीचर्स की भर्तियां होंगी और पूर्ण वेतनमान के साथ जो टीचर्स होंगे और गरिमापूर्ण उनको वेतन दिया जाएगा, डिग्निफाइड सैलरीज होंगी, उसके साथ उनकी भर्ती होगी। लेकिन ये लंबे समय से ये पेंडिंग चल रहा है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जब आरटी एक्ट आया उस समय भी इसकी बात हुई थी कि 2015 तक इसको पूरा कर लेना था शिक्षकों की नियुक्ति को, लेकिन वो नहीं हो पाया। उसके बाद फिर एक बार बढ़ा करके उसे 2017 किया गया, उसके बाद भी वो नहीं हुआ। और अब तो उसमें कोई पूछने वाला भी नहीं है कि शिक्षकों की नियुक्तियां हो रही हैं नहीं हो रही है, बल्कि उसकी छटनी और उनके अनुबंध पे, संविदा पे, गेस्ट टीचर, तरह तरह के नाम है, उस पे शिक्षकों की भर्ती हो रही है। तो साफ इससे जाहिर है कि अगर हमारे पास शिक्षक जो रेगुलर जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट वाइज टीचर्स नहीं है, अगर हमारे पास 1,10,000 के आसपास, अभी नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है वो कहती है कि 1,04,000 के आसपास टीचर्स स्कूल ऐसे हैं पूरे देश भर में जो सिंगल टीचर स्कूल्स हैं। तो अगर सिंगल टीचर स्कूल है तो वहां पे आप कौन सा 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पढ़ाएंगे? और 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात अभी अनीता जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से उसके बैकग्राउंड की भी बात की है। तो उसमें अगर हमारी मंशा ये है, देखिए मदर टंग के में पढ़ाया जाए इसके हम खिलाफ नहीं है, और बल्कि इसके पक्ष में है कि मदर टंग में पढ़ाया जाए, लेकिन क्या वो भाषाएं क्या होंगी, और वो हिंदी संस्कृत रह के हो जाएंगी, या बहुत लोगों का ये भी मानना है कि ये लैंग्वेज, ये जो पॉलिसी है ये कहीं ना कहीं हिंदी भाषिक क्षेत्रों के एक वर्चस्व की बात करती है या उसको थोपने की बात करती है। ये तो कहीं भी नहीं होना चाहिए। जी जी। दक्षिण भारत में रंजन साहब, यही मैं आज देख रहा था इस शो करने से पहले, वहां पर बहुत सारे जो एजुकेशनिस्ट हैं, जो अलग अलग लोग हैं, सब भ्रांत लोग हैं, उनकी यही राय है। और अनीता मैम, मैं चाहूंगा छोटा सा आपका रिएक्शन, इसके बाद में नीलेश जी को आ जाना चाहूंगा कि दक्षिण भारत के लिए कितना मुश्किल है, क्योंकि वहां के लोग कह रहे हैं कि भाई जब आप R1, R2, R3 की बात कर रहे हैं तो हमारे पास तो जो लोकल लैंग्वेज है वो ठीक है, और दूसरी लैंग्वेज हमारे लिए इंग्लिश हो सकती है, तो तीसरी लैंग्वेज तो हमें हिंदी में जाना ही पड़ेगा। यानी आप हिंदी जबरदस्ती आप थोपना चाहते हैं हमारे ऊपर। ये कितना सच है, या फिर ये सिर्फ आशंका है आपकी नजर में? मैम माइक आप ऑन कर लीजिएगा, माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। नहीं, अभी आपका अनम्यूट नहीं हुआ मैम माइक। जी आप बताइए। जैसे तमिलनाडु बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने भाषाओं में बच्चों की क्षमता को बढ़ाया है, अन्य प्रदेशों की तुलना में जिस तरह से बच्चे लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जिस सहजता से, और बाकी भी बच्चों की जो क्षमताएं हैं, क्योंकि वो भाषा पे निर्भर करती है, बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं। और उन्होंने कहा कि हम 2 भाषाओं से ही, तमिल और इंग्लिश, या जहां पर स्कूल हिंदी लेते हैं वो हिंदी और इंग्लिश, मतलब वो हम 2 भाषाओं को इंसिस्ट करते हैं, बाकी ऑप्शन है। तो हमने जो हमको अचीव करना था, हमने जो हमारी उपलब्धि है वो सबके लिए, सबको देखने के लिए, सबके लिए सामने है कि हमने क्या किया है इसके आधार पे। तो क्यों ये थोपा जा रहा है कि नहीं 3 भाषाएं हो, जबकि ये दिक्कत होगी। और अब वो कह रहे हैं कि हाँ आप तो हमें इसी रास्ते से हिंदी लाओगे, जबकि कई बार उनको कहा जा रहा है नहीं आप दक्षिण की 2 भाषाएं ले लीजिए, दक्षिण भारत की, क्योंकि आपके लिए, बच्चों के लिए एक सहूलियत है, एक जानते हैं तो दूसरी भी समझ जाएंगे। पर वो कह रहे हैं कि इस जरिए से हमको लगता है कि हिंदी ही आ जाएगी, क्योंकि हिंदी को बनाया जाएगा, सब जगह ये फोर्स किया जाएगा कि हिंदी लो। और आगे चल के हम देखेंगे कि किस तरह से ये, जैसे मैंने कहा, पुदुचेरी को हटा ही दिया, जो मलयालम की किताबें यूज करते थे या जो वो तमिल की या तेलुगु की यूज करते थे, उनको सबसे हटा के इंग्लिश कर दिया गया सारे गवर्नमेंट स्कूल्स को। तो इसलिए क्या हो रहा है हमें इसका, और हमें सबसे ज्यादा जो दिक्कत है कि ये जो एक दिमाग में लोगों के डाल दिया जाता है कि क्या नेटिव है और क्या फॉरेन है, जान के एक चीज को अलग दिखाना। जिस तरह
धर्मों का भी सबसे पहले क्लास 7 की किताब में पहले सेंटेंस में लिखा हुआ कि ये 4 धर्म बाहर से आए हैं। मतलब हम कभी 12 साल की उम्र में ये सोचते भी नहीं है कि क्या धर्म यहाँ के हैं और क्या बाहर से आए। तो ये जो दिखाने की कोशिश है कि तुम मूल हो, तुम नेटिव लैंग्वेज है और ये फॉरेन लैंग्वेज है, ये इसका कोई मतलब इसका कोई हमें तर्क ही नहीं दिखता, क्योंकि आज इंग्लिश को फॉरेन बताने से हमें क्या फायदा हो रहा है हमें समझ नहीं आ रही। हम जो भी भाषाएं सीखें वो अच्छी उनकी क्षमता हो, आज एक में भी नहीं हो पाती हमारे बच्चों की, तो हमें तो वो बड़ी चिंता है और इससे ज्यादा कोई वो उसको हल नहीं होना, हमें नहीं दिखता कि वो हल होगा। उर्मिला जी, 2 सवाल हैं जो मैं आपके जरिए समझना चाहूंगा, क्योंकि एक है जैसे कि कहा मित्र रंजन साहब ने 8.5 लाख वैकेंट पोस्ट है स्कूल्स में, 1 लाख से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जहां पर सिंगल टीचर है। अब जहां पर साइंस और मैथ पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है, जहां पर ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है, वहां पर आप 3 भाषाओं को लाद दीजिए और उसके लिए टीचर नहीं है। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारत में कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहां पर हिंदी के शिक्षक नहीं है, संस्कृत के शिक्षक नहीं है, कई जगह अंग्रेजी के शिक्षक नहीं है। यहां पर तीसरी भाषा छोड़ दीजिए, दूसरी भाषा कहां से आएगी? बिल्कुल आपने सही फरमाया। और मैं आपको बताऊं कि अनीता जी ने बिल्कुल सही कहा कि पहले जो हमारे देश में आज़ादी के बाद अलग अलग समय पर जो भाषाई फार्मूले आए अलग अलग, तो कई बार नाम से लगता है कि वो भी त्रिभाषा फार्मूला था, ये भी त्रिभाषा फार्मूला है, लेकिन बहुत बढ़िया से उन्होंने समझाया कि ये जो आज लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, इसके पीछे जो पूरा पर्सपेक्टिव है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और वो यही है जो साउथ इंडिया के लोग आमतौर पे, चाहे वो तमिलनाडु के हों या इवन कर्नाटक के हों और आंध्र के भी, आंध्र में थोड़ा डिफरेंट हो सकती है थोड़ी बहुत चीज़ें, लेकिन आमतौर पे जितने इस तरह के स्टेट्स हैं सब मानते हैं कि हिंदी को हमारे ऊपर इम्पोज करने के लिए ये सारी चीज़ें लाई गई हैं। इसीलिए वहाँ विरोध भी हो रहा है। आप जानते हैं स्टालिन की सरकार जब वहाँ थी तो इस मुद्दे पर काफी खींचतान मची हुई थी केंद्र में और राज्य के बीच में। मुझे नहीं लगता कि नई सरकार जो वहां आ गई है वो इस मुद्दे पर स्टालिन की सरकार से कोई डिफरेंट स्टैंड लेगी, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तो पहली चीज तो मुझे ये लगता है कि ये जो त्रिभाषा फार्मूला लागू करने का ऐलान किया गया है इसमें, ये बिल्कुल बेमतलब है, बेवजह है। स्टेट्स पे छोड़िए कि भाई कहाँ क्या व्यावहारिक है और कहाँ कैसे बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई है वो बेहतर हो सकती है। पुडुचेरी का जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि भाई अगर वहाँ फ्रेंच में बच्चे और वहाँ के लोगों में, पढ़े लिखे लोगों में पढ़ाई लिखाई में प्रचलन था बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिकल रीजन, तो आप बेवजह क्यों सब कुछ डिस्टर्ब करने पर आमादा हैं। फ्रेंच करने के लिए लोग जेएनयू और तमाम और इंस्टीट्यूट्स में आते हैं फ्रेंच पढ़ने के लिए, क्योंकि फ्रेंच बहुत समुन्नत भाषा है, नौकरियां भी उसमें हैं काफी। अगर कोई स्पेनिश पढ़ना चाहता है उसको पढ़ने दीजिए। आप जबरन क्यों थोप रहे हैं कि लोग हिंदी पढ़ने के लिए विवश हो जाएं, अभिशप्त हो जाएं। और वो भी मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं हिंदी वाला हूं, मैं उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ और मुझे बार बार ये कई बार लगता है कि आप हिंदी अगर हर जगह पढ़ाएंगे और हिंदी भाषा में ही पाठ्यक्रम तैयार करेंगे, जैसे मैं अभी हाल के दिनों में देख रहा था कि मास कॉम का, क्योंकि मैं पत्रकार हूं तो मैंने देखा उस कि भाई पत्रकारिता में क्या पढ़ाया जा रहा है। तो चैप्टर्स जो निर्धारित किए गए हैं, मैं नाम नहीं लूंगा नहीं तो मेरा काफी मुझे गालियां पड़ेंगी, बहुत ट्रोल होते हैं हम लोग। तो अभी देश का एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है सिर्फ जनसंचार माध्यमों का, बहुत बड़ा, और उस पर बहुत खर्चा किया जा रहा है। उसी तरह के उसी मॉडल पर और कई यूनिवर्सिटी जनसंचार की खड़ी कर दी गई हैं। वहां पे एक सिलेबस है, उसमें बताया जा रहा है बच्चों का बड़े पीएचडी और एमफिल में और एमए में भी बताया जा रहा है कि विश्व में पत्रकारिता के सबसे प्रथम पुरुष जो थे वो महर्षि नारद थे। अब महर्षि नारद से मुझे कोई परहेज नहीं है, लेकिन महर्षि नारद पत्रकार थे अपने आप में। ये इस तरह की बात है कि अब इसको मैं कैसे कहूं, बेमतलब बात है। भारत में जर्नलिज्म की शुरुआत भी नहीं हुई थी और जब ये वैसे भी कोई इनका कार्यकाल नहीं है, कोई एक मिथिकल कैरेक्टर है, और अगर मान लीजिए कभी रहे भी होंगे तो हजारों साल पहले रहे होंगे, अगर रहे होंगे तो।
तो मैं अब उसमें बकायदे पढ़ाया जा रहा है फैक्ट्स की तरह, मिथक की तरह नहीं, कि हमारे जो आदि पत्रकार थे, विश्व के सबसे पहले पत्रकार, तो किस अखबार में काम करते थे? अखबार तो भारत में शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन अब आप पूरी दुनिया को एक तरह से रिजेक्ट कर रहे हैं कि दुनिया जो है वहां पर पत्रकारिता पहले नहीं आई थी, हमारे यहाँ आई थी, और नारद जी सबसे पहले पत्रकार थे, और वहां हर साल नारद जी के जन्मदिन पर समारोह होता है, हर दिन, और अभी अन्य विश्वविद्यालयों में भी करने की ये सब योजना चल रही है। तो हम बच्चों को या आम लोगों को क्या सिखा रहे हैं और अपने आप को कितना हास्यास्पद बना रहे हैं पूरे दुनिया के स्तर पर। तो भाषा के स्तर पर भी कविंद्र, मुझे लगता है कि वही अप्रोच एडॉप्ट की जा रही है। हम जबरन चीजों को थोप रहे हैं। हिंदी के पाठ्यक्रम में अगर आप इतिहास को देख लीजिए, आप पॉलिटिकल साइंस को देख लीजिए, अच्छी किताबें नहीं है, अच्छे लेखक नहीं है। जो अच्छी किताबें हैं वो सब ट्रांसलेट करके ली गई हैं, चाहे जिन लेखकों की भी ली गई हों। और आप अभी कह रहे हैं कि नहीं, हम तो हिंदी हर जगह लागू करना चाहते हैं, अंग्रेजी को भगाना चाहते हैं, इसलिए अंग्रेजी को आपने फॉरेन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया है कि वो तो फॉरेन लैंग्वेज में है। अब मेरा कहना है कि पटना में पढ़ने वाला एक लड़का या गाजीपुर में पढ़ने वाला यूपी के एक लड़का पंजाबी लेना चाहेगा तो कौन पढ़ाएगा उसको? राइट। चाहते हैं आप तमिल में पढ़ना चाहेगा, हम जब पढ़ते थे तब भी त्रिभाषा फार्मूले की बात थी, लेकिन हम लोगों को तो कोई नहीं मिलता था जो तमिल या तेलुगु या कन्नड़ पढ़ा सके, कभी नहीं, और आज भी नहीं है। तो ये मुझे लगता है केंद्र सरकार जो है और जो आई मीन इसके कर्ता धर्ता हैं, जो इनके एडवाइजर्स हैं, वो एक खास आइडियोलॉजी या खास मिजाज के चलते, आइडियोलॉजी भी क्या कहिए, एक मिजाज जो बहुत ही आई मीन आधुनिकता विरोधी है, उसके जरिए ये लोगों पर थोप रहे हैं। और ये मुझे लगता है कि बहुत ही गलत है। ये एजुकेशन को एक तरह से चौपट कर रहा है। और वैसे भी देखिए, जो भी शिक्षा में थोड़ा बहुत हासिल किया था अपने देश ने आज़ादी के बाद, वो सारे के सारे वैल्यूज को, सारे के सारे उस स्ट्रक्चर को अब आज की तारीख में निस्तानाबूद किया जा रहा है। तो ये मुझे लगता है खतरनाक नीति है। हमें ये भी ध्यान देना है एक चीज कि इसी हफ्ते राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि राजस्थानी को भी स्कूल की शिक्षा का एक माध्यम बनाइए। कहने का मतलब ये है कि कई हमारे राज्य हैं, जैसे मैंने कहा झारखंड या हरियाणा या राजस्थान या बिहार भी, जो राज्य भाषा तो हिंदी मान लेते हैं पर बच्चों की भाषा नहीं है। बच्चों की अन्य भाषाओं पर भी एक अलग भाषा को माध्यम बना देना उनके लिए दिक्कत होता है, उनके लिए एक रोक बनती है, उनके दिमाग के समझ की विकास के लिए दिक्कत आती है। तो जो हमारी असली चुनौती है उस पर हम काम नहीं कर रहे और हम इस तरह से और ज्यादा चीजें थोप रहे हैं बच्चों पे। अब जैसे जो मैम कह रही थी कि देखिए बिहार में मिथिलांचल का बड़ा इलाका है, काफी बड़ा इलाका है, वहां के बच्चे हिंदी नहीं बोलते शुरू में। हिंदी तब बोलते हैं जब हाई स्कूल इंटर में चले जाते हैं, तब उनको हिंदी आती है। वो मैथिली में बोलते हैं और मैथिली का लिटरेचर बहुत मजबूत, बहुत गौरवशाली रहा है। एक से एक अच्छे कवि, बंगला और मैथिली में काफी आई मीन समानता भी है। और आप मैथिली में उनको ना पढ़ा करके आप कह रहे हैं नहीं हिंदी में पढ़ाएंगे, आप कह रहे हैं कि नहीं अंग्रेजी और हिंदी दो चलेगी और मैथिली नहीं चलेगी। तो ये क्या है? ये बिल्कुल सही बात है उर्मिला जी। और मैम, मेरा जो मैं पूरे पढ़ रहा था उससे नीति को मैंने पढ़ा है, मुझे बहुत बड़ा इसमें जो खेल दिख रहा है, मैं खेल शब्द का इस्तेमाल जानबूझकर कर रहा हूँ, कि 3 भाषाओं के नाम पर जो इसमें बारीक लाइन खींची गई है। मैं इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा मैम कि आप दें इस पे, कि 2 भाषाएं कहा गया है कि वो भारतीय भाषा होनी चाहिए। इंग्लिश को आपने विदेशी भाषा मान लिया, और भारतीय भाषाओं में आप क्या देंगे? संस्कृत, हिंदी या फिर रीजनल लैंग्वेज? तो चलिए, कोई एक स्टेट अपनी एक रीजनल लैंग्वेज को पढ़ा देगा, लेकिन दूसरी लैंग्वेज के लिए वो कहां जाएगा? तो क्या ये इनडायरेक्ट रास्ते से हिंदी को दक्षिण भारत में सीधे पदार्पण करने की तैयारी है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि फिर सबको लगेगा कि एक और भाषा अगर लेनी है तो वो ले जो कि बच्चे अगर अन्य कहीं जाते हैं या कुछ तो उनको आसान रहे। जबकि अभी ये कहा जा रहा है कि उसका बोर्ड में आकलन नहीं होगा, मूल्यांकन नहीं करेंगे, स्कूल में करेंगे, मतलब आंतरिक मूल्यांकन करेंगे। मगर फिर भी एक तरह से तो हम थोप रहे हैं उनपे। और ये जो मान्यता है ना कि बच्चे तो कई भाषाएं सीख लेते हैं, ये बहुत गलत है, ये एक मिथक है। बच्चे सीखते, लिखना पढ़ना अलग चीज है, बोलना और
एक समाज में भागीदारी देना, संवाद करना, सुनना, फिल्म देखना, वो अलग चीज है, वो भी भाषा जानना है। पर लिखना पढ़ना बिल्कुल अलग चीज है। और जब तक आप एक भाषा को बहुत अच्छे से लिखना पढ़ना ना सीख जाओ, दूसरी भाषा को आप नहीं सीख सकते। तो इसके लिए टाइम चाहिए होता है कि कौन सी भाषा पहली हो जिसमें अच्छी तरह सीख जाओ, फिर दूसरी भाषा भी आप अच्छे सीखोगे। इस तरह से एकदम 3 भाषाओं की खिचड़ी बना के कहना 6वीं 7वीं 8वीं में करो, 9वीं में भी करो, तो इसका हमें कोई वास्तव में इसका ना कोई फायदा दिखता है, ना कोई शैक्षणिक तर्क दिखता है। मित्ररंजन साहब, क्योंकि वक्त कम है, मैं आपके ही आंकड़े को अगर कहूँ कि करीब 1 लाख वैकेंट पोस्ट हैं टीचर और 1 लाख से ज्यादा स्कूल है सिंगल टीचर के सहारे। तो यानी प्राइवेट जो कोचिंग सेक्टर है उसको बढ़ावा देने की पूरी तैयारी है नई शिक्षा नीति, क्योंकि जब बच्चे को मजबूरी है कि उसको 3 लैंग्वेज पढ़नी है, कभी मैथ साइंस जो भी पढ़ता था ट्यूशन, अब एक भाषा का भी ट्यूशन पढ़ेगा वो। निश्चित तौर पे देखिए, मुझे इसमें एक बात और लगती है, प्राइवेटाइजेशन को, निजीकरण को तो बिल्कुल ही बढ़ावा देने का प्रयास है और पब्लिक एजुकेशन सिस्टम को ही बिल्कुल ध्वस्त करने की तरफ जो राजकाज है वो उसी तरफ बढ़ रहा है। और मुझे इसमें ये भी लगता है कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं जो आरटीई एक्ट में कही गई कि 3 साल के भीतर उन्हें लागू करना था, उन तमाम तरह की जो प्रोविजंस हैं उस पे ना ध्यान दे करके और टुकड़े टुकड़े में बांट करके कभी नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म करना, तो कभी ये 3 लैंग्वेज फार्मूला की तरफ बढ़ना और उसमें भी हिडन जो उसके जो मंशाएं हैं उस तरफ बढ़ना, ये अपने आप में काफी संदेह उत्पन्न करता है। खास करके जब हम ये कहें कि शिक्षकों की नियुक्ति की बात हो, जैसे आपको मालूम होगा कि उर्दू टीचर्स की कई जगह पोस्ट खत्म कर, जो कि माइनॉरिटीज के कई इलाकों में जहाँ पे उसकी जरूरत थी वहां पे उर्दू को खत्म कर दिया गया, वो पोस्ट ही खत्म कर दी गई, उसके लिए कोई वैकेंसी ही नहीं निकलती है और पढ़ाने वाले जहाँ मौजूद हैं वो भी पढ़ाने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसी स्थितियों में तो हम तो ये मान करके चल रहे हैं कि भाई अगर मदर लैंग्वेज की बात थी तो जो रीजनल लैंग्वेज है, जो लोकल लैंग्वेज है, जो बच्चे की भाषा है, उसमें कुछ चीजें तैयार होती हैं, कुछ मातृभाषा में कुछ पाठ्यक्रम तैयार होते हैं या बाकी और चीजें होती, या उस तरह के शिक्षकों की नियुक्ति होती, उनकी ट्रेनिंग होती, इस तरह के कुछ मॉड्यूल्स बनते, तब तो एक बात थी कि हाँ इसको माना जाता कि एक ईमानदार प्रयास की तरफ थोड़ा बढ़ा जा रहा है। लेकिन जब आज की तारीख में ये सरकार का ही आंकड़ा है कि 25.5% स्कूल ही पूरे देश भर में ऐसे हैं जो आरटीई एक्ट के तमाम प्रोविजंस को मान पा रहे हैं या अनुपालन कर पा रहे हैं, और ये आंकड़ा भी यूडाइस के हिसाब से है, तो उसका ग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं है हमारे पास। तो ये 1.3% मेघालय से लेकर के और पंजाब में जो सबसे ज्यादा है वो 63% के आसपास, 63.6% तक है। तो ये जो बुनियादी चीजें हैं कि स्कूलों को उनके भवन मुहैया कराना, स्कूलों के भवन मजबूत करना और उसके साथ साथ उसमें जो पीने के पानी से लेकर के बाकी टॉयलेट, सेपरेट टॉयलेट, इस तरह की जो बुनियादी सुविधा है उस पे अगर हम ध्यान ना दे रहे हैं और फिर हम कहें कि शिक्षा को हम उसको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे, स्कूलों को बंद करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में तो ये संदेह बड़ा वाजिब है। तो मुझे लगता है कि बुनियादी तौर पे जो हमारे काम है, जो सरकार का काम है, जो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इन दोनों तरफ उसकी तरफ बढ़ना पहली प्राथमिकता है, बजट को बढ़ाना पहली प्राथमिकता है, और उसके साथ हम फिर बाकी और चीजों को अगर लागू करने का कुछ प्रयास करें, उसमें भी ईमानदार कोशिश करें, तब तो मुझे लगेगा कि बच्चों के हित में हम कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन ये इस मूव से तो नहीं लग रहा है। जी उर्मिला जी, कोई और क्लोजिंग आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि हमें दूसरे विषय पर जाना चाहिए। जी उर्मिला जी, तो क्लोजिंग से पहले मैं छोटा से आज का अनुभव बता देता हूँ। मैंने शुरू से पहले कई सारे मेरे मित्र हैं जो प्राथमिक विद्यालयों में या प्रिंसिपल हैं या टीचर हैं या उप प्रधानाचार्य हैं, अलग अलग, वो कई इसमें ऐसे हैं जो कि सिंगल टीचर हैं अपने स्कूल में। उनका एक दर्द था, मैं वो भी बयां कर देता हूँ। वो कहते हैं कि भाई अभी मैं सुबह स्कूल जाता हूँ, ताला खुलवाता हूँ, हाजिरी लेता हूँ, 4 क्लासेस होती हैं, मिड डे मील बनवाता हूँ, उसके बाद सभी क्लासेस को अकेले पढ़ाता हूँ, रिकॉर्ड भरता हूँ, डिजिटल पोर्टल पर फोटो अपलोड करता हूँ,
उसके बाद मैं बच्चों को भी देखता हूं, और अब आप कह रहे हैं कि 3 भाषा मुझे और पढ़ानी है, तो मतलब मुझे आपने क्या गधा समझ रखा? यही शब्द था, उसके शब्द थे उन लोगों के, जो उनका कहना था। ये दर्द जमीन पर क्या है सरकार को नहीं पता, हवा हवाई किले बनाकर उनको लागू करने की तैयारी है। आप मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में बहुत बहुत शुक्रिया।